Hello students, very good evening to all of you. Students, my name is Sunil and this is your science channel. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने क्लास 10 की फिजिक्स फर्स्ट लेसन जिसमें हम लोगों ने भी पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 4 में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज हम लोग पार्ट 5 कंप्लीट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो हेडिंग डालिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, मतलब उत्तल दर्पण कंप्लीट हो गया। उत्तल दर्पण हम लोग पढ़ेंगे। तो उत्तल दर्पण में हम लोग 6 कंडीशन पढ़े थे। मतलब वस्तु को हम लोग 6 जगह पे, अलग अलग जगहों पे रख के इमेज प्राप्त किए थे। उसमें 6 कंडीशन थी। लेकिन अवतल में हम लोग 6 कंडीशन पढ़े थे। उत्तल में हमको केवल 2 पढ़ना है। उत्तल दर्पण में केवल 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि हम लोग वस्तु को अनंत पे रखेंगे, अनंत पे रखना है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं रखना है। अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, मतलब इसमें केवल 2 कंडीशन आपको पढ़नी है। एक बार वस्तु को अनंत पे रख देंगे, एक बार अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रख देंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं फिर। तो पहले कहाँ रखेंगे? पहले लोग रखेंगे अनंत पे। तो क्या है कि जब वस्तु दर्पण के सामने, अब कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। क्या लिख लो? उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, स्थित हो। ठीक, ये कंडीशन दी गई। मतलब वस्तु कहाँ रखना है? अनंत पे रखना है। तो पहले क्या बना लें? पहले हम लोग एक बनाएंगे उत्तल दर्पण। इस बार अभी तक क्या पढ़ते थे? अवतल दर्पण। उत्तल कैसे बनता है? ऐसे। अब उत्तल में देखो पालिश अंदर साइड होती है। आप लोगों को चीजें पता है। उत्तल में पालिश कहाँ होती है? अंदर साइड। अब क्या बनाएंगे? यहाँ पे मान लो इसका पोल है। पोल हमेशा परावर्तक तल की ओर होता है। तो इसका परावर्तक तल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। अब इसको क्या, हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे जो पोल से होते हुए जाएगी। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इसका मुख्य अक्ष। ये लाइन हो गई इसकी मुख्य अक्ष। अब इसकी देखो जो मुख्य फोकस होगी वो इस साइड होगी, राइट साइड। और इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? वक्रता केंद्र तो यही होगा, ये वाला, इधर अंदर की ओर है ना। क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तभी तो गोला कंप्लीट होगा। ये वाला मतलब जिस गोले से बना ऐसे ना होगा गोला, तभी तो सेंटर अंदर था। तो इसका वक्रता केंद्र भी राइट साइड होगा और मुख्य फोकस भी राइट साइड होगी। ठीक है, तो आप इतनी चीजें आपको इसमें याद रखना है कि इसमें जो आप अवतल लेंस होता है, सॉरी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र दोनों राइट साइड होते हैं। अब देखो हमको वस्तु रखना कहाँ है? अनंत पर। ये अनंत वस्तु हमें कहाँ रखना है? अनंत पे। तो मान लिया कि यहाँ पे अनंत है, ये लोग हमने मान लिया ये अनंत है। तो आप यहाँ पे रख दीजिए वस्तु, ये अनंत है। ठीक है, ये अनंत, इस पॉइंट को नाम हमने क्या दे दिया? अनंत दे दिया। तो वस्तु कहाँ रखना है? अनंत पे। इस वस्तु को आप एक नाम दे दीजिए, आपकी मर्जी, हमने ये भी नाम दे दिया। अब करना क्या है? जब हम लोग उत्तल दर्पण, सॉरी बार बार उत्तल निकल रहा है, अवतल दर्पण, जब हम लोग अवतल दर्पण पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ कंडीशंस पढ़े थे। कंडीशन क्या है कि जब वस्तु को आप लोग अनंत पे रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली दोनों प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। ये चीज पढ़े थे। तो ये कहाँ रखी? अनंत पे। तो इससे चलने वाली दोनों प्रकाश की किरणें जो आएंगी वो कैसे आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर। और ये भी कैसे आएगी? ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। मान लो ये लो, ये भी कैसे आ गई? मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पे आपका अनंत है। ठीक, इतनी बात समझ आई? अब ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दोनों आ रही हैं। अब इधर देखो, ये इसके इस साइड पालिश है। ये प्रकाश किरण उधर जाएगी नहीं। तो जब उधर नहीं जाएगी तो क्या करेगी? इससे टकरा करके इधर को वापस लौट जाएगी ऐसे, है ना भाई। अंदर तो आ नहीं सकती क्योंकि इधर पालिश है, तो बाहर लौट जाएगी। इसी प्रकार ये भी इससे टकरा करके इधर को लौट आएगी। ठीक,
अगर इधर पॉलिश ना होती तब तो ये बाहर निकल जाती, लेकिन यहाँ पे पॉलिश इसलिए बाहर नहीं जा पाएगी, टकरा करके इधर वाली लौट जाएगी, वाली इधर लौट जाएगी। अब हमने क्या कहा था कि जब दोनों प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो जब हम लोग नोट पॉइंट पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, बात समझो, अगर कोई भी प्रकाश की किरण कैसे आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है, लेकिन कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में जाती है, क्योंकि वहाँ पर पॉलिश उधर होती है तो उसमें जाती है, लेकिन यहाँ पे जाएगी तो है नहीं, देखो मुख्य फोकस तो इधर है, तो इसमें मुख्य फोकस से कहाँ जाएगी, तो जाएगी नहीं। तो इसमें क्या करेंगे कि ये प्रकाश किरण को हम लोग एक डैश लाइन द्वारा ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, देखो ऐसे, है ना। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको भी इस प्रकार से पीछे बढ़ाएंगे, इस वाली को भी क्या करेंगे, इसको भी ऐसे पीछे बढ़ाएंगे डैश लाइन से, थोड़ा सा इसकी जो ये हमने इसको भी पीछे बढ़ा दिया, लाइन थोड़ा आप सीधा खींचेंगे तो अच्छी दिखेगी। एक मिनट ठीक, देखो मतलब क्या, इसको हम पीछे बना दे रहे हैं थोड़ा सा, ये डैश लाइन हो गई है ना, ये भी डैश लाइन, मतलब क्या, अगर इन दोनों लाइन किरणों को, इन किरणों को हमने पीछे बढ़ा दिया डैश लाइन के द्वारा, अब इसको थोड़ा सा इतनी दूर यहाँ पे हाथ रखो, यहाँ पे अगर हम हाथ रखते हैं तो ऐसा देखो कि ये वाली लाइन ऐसा लगता है जो किरण है कि वो यहाँ से निकल के इधर जा रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है आपको कि ये वाली जो किरण है ये यहाँ से निकल के उधर को जा रही है। उसी प्रकार अगर हम इस पे हाथ रखें और इसको देखो तो ये लगता है कि ये यहाँ से निकल करके इधर को आ रही है, तिरछा हो गई, थोड़ा सा आप लाइन खींचेंगे तो सही रहेगी, मतलब ये वाली ऐसा लगता है कि यहाँ से निकल के इधर को आ रही है। मतलब क्या हुआ कि अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जब प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, दोनों परावर्तन होता है, परावर्तन के बाद अंदर नहीं जा सकती तो इधर वापस चली गई, ये भी वापस चली गई, इन दोनों किरणों को हमने पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाने पे क्या हुआ कि दोनों प्रकाश जो मुख्य फोकस थी, दोनों क्या हो रही कि दोनों मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है, वास्तव में तो आ नहीं रही, तो हमने क्या किया, एक डैश लाइन द्वारा इनको मिला दिया, तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से, ये भी मुख्य फोकस से। तो अब करना क्या, हमको इमेज चाहिए, तो इमेज क्या होता है कि जहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें वास्तव में काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी, तो वास्तव में तो काट नहीं रही, तो काटती हुई यहाँ पे दोनों मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ इसका इमेज बन जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बन गया, ये इमेज बन गया। तो इसमें वही दो चीज लिखना है, क्या लिखना है, पहले लिखना है हमको प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति मतलब कहाँ बन रहा है इमेज, तो कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, ठीक, मुख्य फोकस यानी कैपिटल एफ लिख सकते हो पर, इतना हो गया। अब क्या बताना है आपको, इसकी प्रकृति बतानी है। प्रकृति में क्या बताएंगे, पहला आपको बताना है वास्तविक है कि आभासी। तो देखो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था, हमने अगर कहा था, इसके लिए दो चीजें हम बताए थे आपको, या तो एक ऐसे समझ लो कि जब भी आपका इमेज अगर दर्पण के बाईं ओर बनेगा तो क्या होगा, ये इसका बायां भाग है और ये वाला दायां भाग है। अगर इमेज दर्पण के बाईं ओर बनेगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा, और दाईं ओर बनेगा तो आभासी होगा। देखो कहाँ बन रहा है, दाईं ओर बन रहा है तो ये कैसा है, आभासी। या फिर हमने एक कंडीशन आपको बताई है कि अगर दोनों प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट नहीं रही है, बल्कि हम उसको डैश लाइन से मिला करके ऐसा प्रतीत करवा रहे हैं। देखो ये दोनों वास्तव में काट नहीं रही, इन दोनों को हमने एक डैश लाइन से मिला दिया है, तो जब वास्तव में नहीं काटती है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, तब इमेज कैसा बनता है, आभासी। ये कैसा हो गया, आभासी हो गया। और फिर हमने कहा था आभासी होगा तो वो सीधा होगा, तो आभासी सीधा। अब क्या देखना है, बड़ा कि छोटा, तो वस्तु बहुत दूर है, हमने कहा था वस्तु जितना दूर होगी इमेज उतना छोटा बनेगा, तो वस्तु अनंत में रखी तो इमेज बहुत छोटा होगा, क्या कर देंगे, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन हो गई कि वस्तु कहाँ रखी, अनंत पे। तो इमेज कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। इसकी प्रकृति क्या है, आभासी, सीधा, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करो इसको, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, ये पहली कंडीशन हो गई जब कहाँ रखा है, अनंत पे। अब एक इसे हमको और पढ़ना है, इसमें केवल दो ही है।
नोट करो जल्दी। हो गया, चलो। तो ये पहली कंडीशन थी जब वस्तु कहाँ रखी थी, उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर। अब एक कंडीशन क्या है, जब कहाँ रखना है आपको, अनंत और अनंत एवं दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव यानी कि P के मध्य। मतलब इस बार कहाँ रखना है, अनंत एवं P के मध्य। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन। अब फिर वही करना है, उत्तल दर्पण बनाओ। ये बन गया उत्तल दर्पण। सॉरी एक मिनट, ये मान लो बन गया। ठीक है, अंदर की ओर 45, ये इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पे एक पोल हो गया, यहाँ पे मान लो अनंत है कहीं, है ना। हमने मान लिया क्या है, ये अनंत है। तो कहाँ रखना है, अनंत और P के मध्य। तो ये अनंत है, P है, हमने मान लो यहाँ तक, इसके बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं। ठीक, ये वस्तु है, इसको आपको नाम दे दो, ए भी हमने नाम दे दिया। अब हमने पढ़ा था कि जो वस्तु होती है उसको चाहे आप जहाँ रख दीजिए, उससे निकलने वाली प्रथम प्रकाश की किरण हमेशा ही वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो ये हो गई प्रथम प्रकाश की किरण, कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, है ना। ये कैसे है, मुख्य अक्ष के समांतर है, ये समांतर आ रही है। अब फिर वही काम की, इधर से पाली से इधर जाएगी, नहीं से टकरा करके फिर से वापस लौट जाएगी इधर को, ये ऐसे लौट गई। सॉरी, इधर यहाँ पे आपको क्या होगा, मान लो यहाँ पे मुख्य फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गए, है ना। अब इसको आप पीछे बढ़ाएंगे, मतलब इधर लाओगे, तो फिर क्या होगा, ये आपकी कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, इसके मुख्य फोकस से। फोकस को थोड़ा सा अगर हम उधर बना लें, मान लो यहाँ पे बना लो, तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस से आती हुई हमको प्रतीत होती है। इसको आप डैश लाइन से पीछे बढ़ाइए इस प्रकार से, तो देखो अब अगर इसको देखा जाए तो ऐसा लगता है यहाँ से जा रही है। ठीक है, ये पहली कंडीशन, मतलब पहली किरण के लिए हो गया। अब दूसरी किरण क्या होगी, दूसरी किरण आपकी ऐसे आएगी, ये यहाँ से वक्रता केंद्र तक जाएगी। इसको सीधा खींचना है, चलो एक मिनट हम खींच रहे हैं। मतलब इसको आपको कहाँ लाना है, यहाँ पे वक्रता केंद्र, ये आई यहाँ तक। अब देखो ये इधर यहाँ तक आई, अब इधर फिर नहीं जाएगी तो टकरा कर इधर लौट आएगी। अब अगर इसको हम यहाँ लाएं, अगर इसको हम डैश लाइन से पीछे यहाँ लाएं, यहाँ, तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ से निकल रही, इसके वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से निकलते हुए आपको फील हो गई है ना। देखो इसको हम डैश लाइन सीधा बढ़ा दिए तो ऐसा लगा कि ये वाली यहाँ से निकल रही थी। ठीक है, कितनी बात समझ आई। तो अब क्या करना है, दोनों प्रकाश की हमने बना लिया। अब चेक करना है इमेज बनना कहाँ, तो इमेज कहाँ बनता है, दोनों प्रकाश की जहाँ पे मिलती है। तो वास्तव में तो इसमें मिल नहीं थी, लेकिन इमेजनरी रूप से हमने इसको मिला दिया, तो कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। तो इमेज यहाँ बन गया, है ना, ये P और F के बीच में। तो क्या लिखोगे, स्थिति, स्थिति क्या हो गई इसकी, स्थिति में आप क्या लिखेंगे, P एवं F के मध्य, ये अनंत यहाँ पे ऊपर लिखो, P एवं F के मध्य स्थिति हो गई। ये P है, ये F, इन दोनों के बीच में बन रही है, ये F मध्य हो गया। अब प्रकृति बताओ, प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी, प्रकृति अभी भी आभासी होगी क्योंकि राइट साइड बन रहा है। तो आभासी होगा तो सीधा, यानी सीधा हो गया। और अभी भी क्या है, छोटा है, छोटा, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। ठीक, तो ये दूसरी कंडीशन हमने पढ़ लिया। ये वस्तु कहाँ रखी, अनंत और ध्रुव P के मध्य। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, जल्दी नोट करो। हो गया, चलो। तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोली दर्पण में दो दर्पण थे, अवतल और उत्तल, हमने दोनों को पढ़ लिया। अवतल दर्पण भी पढ़ लिया, उत्तल दर्पण भी पढ़ लिया। अब थोड़ा सा कभी कभी इनके यूज पूछ लिया करता है, मतलब उपयोग इनका कहाँ होता है।
तो थोड़ा इनके उपयोग एक दो चार देख लेते हैं। तो लिखो अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक, तो इसका सबसे पहला उपयोग क्या है कि डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, दांत, गला, मतलब जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स होते हैं जहाँ पे लाइट बहुत कम मात्रा में जाती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ तक लाइट भेजने के लिए लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, दांत, गला आदि की जांच करने में या जांच करते समय, मतलब जांच करते समय क्या करते हैं लोग, अवतल दर्पण के माध्यम से लोग वहाँ पे लाइट भेजते हैं अंदर, मतलब जैसे मान लो कान के अंदर भेजना है तो यहाँ पे एक अवतल दर्पण लगाएंगे, उसके माध्यम से लाइट भेजेंगे। तो डॉक्टरों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये इसका पहला उपयोग हो गया कि डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, गला, दांत आदि की जांच करते समय इसका उपयोग ये लोग करते हैं। इसको नोट कर लो। हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग या ठीक लिखो, सेविंग मिरर के रूप में, या क्या इतना लिखो, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, मतलब जो सेविंग मिरर होते हैं ना, जहाँ पे आप सैलून में जाते हैं, तो सैलून में क्या होता है, जो मिरर लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है, ताकि आपको आपके चेहरे का बड़ा इमेज दिखाई दे। ठीक, तो इसका उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी किया जाता है। इतनी बात हो गई। अब तीसरा देख लो, इसका सबसे बड़ा उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग सर्च लाइट, मतलब जो सर्च लाइटें होती हैं, सर्च लाइट हो गई कि या हमारी गाड़ी, मतलब गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है ना, आगे वाली गाड़ियों की हेडलाइट में, तो ये सारे क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग है। मतलब जो सर्च लाइटें होती हैं, गाड़ियों की हेडलाइट होती है, वहां पे क्या लगा होता है, अवतल दर्पण। तो ये नोट कर लो, ये उपयोग हो गए। हो गया। चलो अब एक दो लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण, अभी क्या था, उत्तल दर्पण, अब क्या है, उत्तल दर्पण। तो इसका सबसे पहला यूज होता है कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए मतलब हमारी गाड़ी में जो लगा होता है ना साइड में शीशा, जिसमें हम लोग पीछे देखते हैं, पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, तो ये जो गाड़ियों में लगा होता है आपके मिरर, वो कौन सा मिरर होता है, उत्तल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स में उत्तल दर्पण होता है। फिर इसका दूसरा उपयोग हम लोग जब स्ट्रीट लाइट आप लोग देखते हैं, स्ट्रीट लाइट मतलब सड़कों के किनारे लाइट लगी होती है, उन्हें स्ट्रीट लाइट कहा जाता है। तो स्ट्रीट लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो क्या लिखेंगे कि सड़क के किनारे लगे हुए प्रकाश लैंपों में मतलब जो स्ट्रीट लाइट होती है वहां पे इसका लगाया जाता है उत्तल दर्पण को। तो ये इसके यूज है। ठीक,
लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, आपसे पूछा जाता है कि जो हमारी गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, अवतल दर्पण क्यों नहीं करते? तो इसका रीजन क्या है पता है? मतलब जो उत्तल दर्पण होता है, पहली बात वो क्या करता है कि एक छोटी सी जगह में, मतलब छोटी सी जगह में किसी भी कितनी बड़ी वस्तु है उसका पूरा पूरा इमेज बना देता है। मान लो छोटा हमने उत्तल दर्पण ले लिया, आप देखिए आपकी गाड़ी में एक छोटा शीशा लगा होता है, ऐसा कुछ मान लो एक छोटा सा शीशा आपकी गाड़ी में लगा है, ठीक। अब इतने बड़े शीशा में मतलब दर्पण में क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी के पीछे से एक ट्रक आ रही है तो उस ट्रक का भी पूरा पूरा इमेज आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर इसी की जगह अगर हम अवतल दर्पण यूज करें तो अवतल दर्पण में क्या होगा, पूरा इमेज दिखाई नहीं देगा। इसलिए क्या करते हैं कि छोटी सी जगह में पूरा इमेज हमको दिखाई देता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ पे करते हैं। बात समझ आई? मतलब गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि ये छोटी जगह में किसी भी बड़ी से बड़ी वस्तु का पूरा पूरा इमेज बना देता है। तो यह हो गया उसके उपयोग, उत्तल और अवतल दोनों के। ये बातें समझ आई? चलो अब थोड़ा हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं, फिर सवाल करते हैं। देखो गोली दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, पहले ये समझ लो, वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक। मतलब क्या है, देखो कोई गोली दर्पण आपको लेना है, उसकी फोकस दूरी लेना है, उसकी फोकस दूरी और उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है उन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो इसमें लिखेंगे क्या, किसी गोलीय दर्पण की, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है, ठीक है। मतलब कोई भी आप गोली दर्पण लीजिए, उसकी जो फोकस दूरी होगी वो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। इसको अभी हम इमेज से समझते हैं, पहले इतना लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो यही संबंध है कि जो गोली दर्पण फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही आपको रिलेशन लिख देना इन दोनों के बीच। अब यहाँ से एक थोड़ा इमेज बना के भी समझेंगे उसको, पहले इतना लिखो, नोट हो गया। चलो तो क्या हमको पता चला कि किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब देखो इसको एक इमेज से थोड़ा समझ, मान लो हमने बना लिया एक अवतल दर्पण, ठीक। ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये यहाँ पे इसका पोल यानी पी, यहाँ पे क्या होता है मुख्य फोकस, यहाँ पे क्या होती है वक्रता केंद्र, है ना। यहाँ पे क्या होती है वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस। तो देखो ये क्या है, सी क्या बोलता है इसको, वक्रता केंद्र, है ना। सी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। और देखिए उस दिन परिभाषा फर्स्ट डे हमने जब क्लास की थी, गोली दर्पण जब शुरू किए थे, तो हम लोग पढ़े ना कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो हमने पढ़ा क्या था कि गोली दर्पण के ध्रुव मतलब पी से इसके वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। मतलब पी से सी तक की दूरी क्या कहलाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये क्या होगी, आर होगी। फिर हमने क्या पढ़ा था कि गोली दर्पण के ध्रुव, यहाँ पे मान लो पी हम बाहर लिख दे रहे हैं के लिए। फिर हमने पढ़ा था कि गोली दर्पण के ध्रुव यानी पी से इसके मुख्य फोकस यानी कैपिटल एफ तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, इसकी फोकस दूरी कहलाती है, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इतना हमने पढ़ा था। अब अगर यहाँ से देखो तो ये जो एफ है, ये वाला स्मॉल एफ दिखाई दे रहा है,
स्मॉल एफ जो है वो आर का आधा ही तो है भाई, आर यहाँ तक पूरा है, स्मॉल एफ केवल यहीं तक है ना। तो एफ क्या है, आर का आधा, यहाँ से भी दिखाई दे रहा है आपको, एफ क्या है, आर का आधा होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, एफ बराबर आर बाई 2, मतलब फोकस दूरी क्या है, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच रिलेशन है। अब इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, जब सवाल लगाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया, चलो अब हमें एक फार्मूला और लिखना है। फार्मूला क्या लिखना है कि गोली दर्पण की, किसी भी गोली दर्पण लिख लो, किसी गोली दर्पण की, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी का व्यंजक, फोकस दूरी का व्यंजक, व्यंजक मतलब फार्मूला। ठीक है, व्यंजक का मतलब होता है फार्मूला, मतलब कोई गोली दर्पण उसकी फोकस दूरी का एक फार्मूला हम लोग अब लिखेंगे। तो फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दोनों गोली दर्पण मतलब उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पणों के लिए फार्मूला लागू होता है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे लिख लीजिए उत्तल एवं अवतल दोनों के लिए, यहाँ लिखा भी है किसी गोली दर्पण, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो ये उत्तल के लिए भी होगा और अवतल के लिए, दोनों के लिए होता है। ठीक है, उत्तल एवं अवतल दोनों के लिए, दोनों के लिए। ठीक, ये फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या लिख लेते हैं, एफ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, एफ जो है वो है दर्पण की फोकस दूरी। वी जो है वो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और यू जो है वो है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक, इतनी चीजें हैं। मतलब एफ क्या है, हम जिस दर्पण की बात करेंगे उसकी फोकस दूरी होगी। वी क्या है, उस दर्पण से जो इमेज बनेगी यानी जो प्रतिबिंब बनेगी उस प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। और यू क्या है कि दर्पण से वस्तु की दूरी, मतलब दर्पण से कोई वस्तु कितनी दूरी पे रखी है उस दूरी को हम क्या कहेंगे, यू कहेंगे। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में इसी का सब कुछ यूज होगा। मतलब एफ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, वी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक, ये फॉर्मूला लिखिए, फिर हम लोग एक का न्यूमेरिकल करते हैं इसमें। हो गया, चलो अब इसे न्यूमेरिकल देखते हैं थोड़ा। अच्छा, एक फार्मूला पहले और पढ़ लो तो न्यूमेरिकल देखें। आप लिख लीजिए पहले आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन जो लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आवर्धन। पहले इसकी परिभाषा लिख लो। आवर्धन बोलो या इसी को हम लोग रेखीय आवर्धन भी कहते हैं, चाहे रेखीय आवर्धन लिखा मिले आपको चाहे आवर्धन लिखा मिले, दोनों मतलब एक ही है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु के, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है, रेखीय आवर्धन कहा जाता है।
इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। मतलब क्या है कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, अब थोड़ा इसको समझ लो यहीं पे। मान लो हमने ये दर्पण ले लिया, अभी जो आवर्धन है ये भी चाहे उत्तल दर्पण की बात करें चाहे अवतल दर्पण की, दोनों के लिए परिभाषा यही, दोनों के लिए फार्मूला वही होगा। मान लो हमने एक अवतल दर्पण बना लिया, यहाँ पे ये एक अवतल दर्पण है, ये समझ लो अवतल दर्पण एक बना। ठीक, अब हमने कहा आपसे कि ये एक वस्तु रखी है यहाँ पे, ये क्या है, कोई वस्तु, ये वस्तु मान लो इसका इमेज यहाँ पे बन गया, ऐसे समझो कि ये मान लो यहाँ पे इमेज बन गया। ठीक है, इमेज बनना हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी में सवाल करेंगे। हमने ऐसे मान लिया एक एग्जाम्पल दी, मान लो ये कोई वस्तु रखी थी, ये यहाँ से आई ऐसे आई, दोनों तरह से यहाँ पे काटी, यहाँ पे इमेज बन गया। तो हमको अगर हमने आपसे कहा कि इसका आवर्धन निकालो, तो आवर्धन निकालने का तरीका क्या है कि अब देखो ये जो वस्तु थी, इस वस्तु की कुछ ना कुछ तो लंबाई रही होगी, 1 इंची 2 इंची 1 मीटर 2 मीटर कुछ भी रही होगी। तो करना क्या है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, अब इसका इमेज बना है, बात हम लोग मान लो जैसे एक वस्तु है तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है। अब अगर इसको आप किसी दर्पण के सामने रखेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा उस इमेज की भी कुछ लंबाई होगी, मतलब प्रतिबिंब की भी कुछ लंबाई होगी। तो क्या है कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, इसका आवर्धन कहलाएगा। बात समझ आई? मतलब आप किसी वस्तु को जब दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका एक इमेज बनेगा, मतलब प्रतिबिंब बनेगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की लंबाई को ले लो तथा जो वस्तु थी उस वस्तु की लंबाई, उन दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, रेखीय आवर्धन कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा या थोड़ा इसका एक फार्मूला देखते हैं, इसको नोट करो इतना पहले। ठीक है, इतना नोट कर लो। ये इमेज वैसे आप बनाने में समझाने के लिए बनाए थे, इतना आपको परिभाषा लिखना है बस। नोट हो गया? चलो इसका फार्मूला देखते हैं। तो लिखो, अब थोड़ा फार्मूला इसका बनाते हैं। लिखो, माना कोई वस्तु जिसकी लंबाई, अच्छा एक चीज याद रखो, आपकी किताब जो एनसीईआरटी की बुक है उनमें आप वस्तु को बिंब कहा गया है, तो आप चाहे वस्तु बोलिए चाहे बिंब कहिए। ठीक है, दोनों मतलब एक ही है, बिंब मतलब वस्तु। तो एनसीईआरटी की जो बुक है वो वस्तु को बिंब लिखती है, तो आप वस्तु लिखो चाहे बिंब लिखो, दोनों पता, मतलब कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो माना कोई वस्तु या बिंब जिसकी लंबाई, अब जो वस्तु की लंबाई होती है उसके लिए हम लोग ओ लिखते हैं, वस्तु की लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, ओ। पता है क्यों? क्योंकि वस्तु को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो ऑब्जेक्ट मतलब ओ, उसका पहला लेटर क्या होता है, ओ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब भी वस्तु की लंबाई की बात आएगी तो उसके लिए आप हमेशा आपको याद रखना क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। तो माना कोई वस्तु जिसकी लंबाई क्या है, ओ है, तथा प्रतिबिंब की लंबाई, अब प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज का फर्स्ट लेटर क्या है, आई। तो प्रतिबिंब की लंबाई के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ठीक, वस्तु की लंबाई के लिए ओ, प्रतिबिंब की लंबाई के लिए आई। तो क्या होगा, वस्तु की लंबाई ओ तथा प्रतिबिंब की लंबाई आई है, तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, आवर्धन फार्मूला क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई ठीक, तो ये हो गया आपका आवर्धन का फार्मूला क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। अब इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो आवर्धन किससे डिनोट करते हैं, एम से। तो इसके लिए आप क्या लिख देंगे, एम। आवर्धन के लिए आप क्या लिखेंगे, एम बराबर वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पे देखो आई, तो क्या हो गया, आई बटे वस्तु की लंबाई क्या है, ओ। तो आवर्धन का फार्मूला क्या बना, एम बराबर आई डिवाइडेड बाई ओ। ये क्या है, आवर्धन का फार्मूला। तो इतना नोट करो।
m बराबर आई अपान ओ। ठीक, कितना हो गया। चलो अब यहाँ से एक फार्मूला भी और बनाएंगे, इसको यहाँ पे लिखा रहेंगे लोग। अब फार्मूला क्या बनाएंगे, अब मान लो वस्तु जो थी, ऐसे लिखो, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, दर्पण से वस्तु की दूरी u है ना, तो दर्पण से वस्तु की दूरी u हो, u तथा प्रतिबिंब की दूरी क्या हो v, यही अभी हम लोग पढ़े ना कि दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी उसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, u से, और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी उसे किससे डिनोट करेंगे, v से। तो दर्पण से अगर वस्तु की दूरी हमने u मान लिया और प्रतिबिंब की दूरी हमने क्या मान लिया, v मान लिया, तब आवाधन क्या होगा। मान लो ऐसा समझो कि आपको आवाधन निकालना है और उस समय आपको क्या है कि वस्तु की लंबाई और उसके प्रतिबिंब की लंबाई नहीं पता, ठीक है, मतलब जो वस्तु थी उसकी लंबाई और उसके प्रतिबिंब की लंबाई आपको नहीं पता, तब आवाधन कैसे निकालेंगे। तो उस समय जो आवाधन फार्मूला होगा, दूरी v हो तो आवाधन आप कैसे निकालेंगे। अब आवाधन का जो फार्मूला होगा वो होगा माइनस का, यानी आवाधन को m से लिखेंगे, m बराबर हो जाएगा माइनस का v अपान u, ठीक, v अपान u। ये आवाधन का फार्मूला उस समय यूज होगा जब इससे दूरी दी गई होगी, मतलब अगर लंबाई दिया तो ये फार्मूला, अगर इनकी दूरी दी गई है तो ये फार्मूला, ठीक है। तो आवाधन के दो फार्मूले बने, ये के वाला, ये के वाला। अब अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, मतलब देखो ए भी एम के बराबर है, ये भी एम के बराबर है, अगर दोनों को हम एक दूसरे के बराबर रखें, इसका नोट करो थोड़ा, ये नोट हो गया, इसको मेट करो। अब देखो अगर दोनों को हम एक दूसरे के बराबर रखें, अभी क्या था, एम बराबर हम लोग पहले पढ़े क्या, एम बराबर हमने पढ़ा आई अपान ओ, इसको इक्वेशन अगर आप फर्स्ट माने, फिर ये क्या है, एम बराबर माइनस का v अपान यू, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ये भी m का मान है, ये भी m का मान है, किसी एक में से m का मान उठा के दूसरे में रख दो, तो क्या बन जाएगा, जो बने का फार्मूला बन जाएगा आई अपान ओ बराबर माइनस का v अपान यू, एक ये भी फार्मूला बन गया। तो हमारे पास 3 फार्मूले हो गए, इन तीनों फार्मूलों को नोट कर लो, हो गया। चलो फिर हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मिलिए। आप लोगों के पास फार्मूले हो गए, सारे फार्मूले हमने आपको दे दिए हैं, आप लोग सवाल लगाइएगा, अगर सवाल नहीं आता तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, आप लगाइए, अगर नहीं आता, कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो उसको आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।